नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत हरियाणा चुनाव के मद्देनजर मिली है? क्या ये जमानत और इस पर अदालत की सीबीआई को लेकर तल्ख टिप्पणी ये बताती है कि केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया गया था? क्या अभी तिहाड़ से आम आदमी पार्टी के मुखिया ही निकले हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी नहीं निकले हैं और जमानत पर बाहर आए केजरीवाल की नजर हरियाणा से भी ज्यादा कहां पर टिकी है? इन सारे सवालों की पूरी व्याख्या हम आज करेंगे। और हां, सबसे अहम सवाल है कि जेल में रहते मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने वाले केजरीवाल के लिए अब मुख्यमंत्री पद छोड़ देने का ऐलान उनका त्याग है या कोई राजनीतिक शिकूफा? शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। केजरीवाल अब जेल से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी जोश में है। वो जोश स्वाभाविक है क्योंकि हरियाणा चुनाव सिर पर है और वो चुनाव उतरे नहीं कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सबसे पुराने और मजबूत गढ़ दिल्ली को बचाने की होगी, जहां अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं। इन राजनीतिक सवालों पर चर्चा करने से पहले न्यायिक प्रक्रिया में क्या-क्या हुआ उसे समझ लेते हैं। केजरीवाल को जमानत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील जस्टिस उज्जवल भुइयां ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने साफ कहा कि सीबीआई ने बदनीयती से केजरीवाल को तब गिरफ्तार किया जब वो ईडी केस में जमानत पाकर जेल से निकलने वाले थे। जस्टिस भुइयां ने सीबीआई पर जो कुछ कहा उससे ये साफ है कि पिछले एक दशक में देश में सत्ता जरूर बदली, लेकिन सत्ता का चरित्र नहीं बदला, और चरित्र भी बदल गया तो कम से कम सीबीआई नहीं बदली। जस्टिस भुइयां ने सीबीआई की उस छवि की भी याद दिला दी जिसमें इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसे पिंजरे में बंद तोता कहा था। आज भी हालात नहीं बदले हैं। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई को निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि गिरफ्तारी मनमाने तरीके से ना हो। देश में धारणा मायने रखती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वो पिंजरे से बाहर निकला तोता नहीं है। सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह होना चाहिए जो संदेह से परे है। लेकिन क्या सीबीआई तोते वाली छवि से बाहर निकलेगी? ऐसा लगता नहीं है। सीबीआई की भूमिका और कार्य पद्धति पर बाद में कभी बात होगी। फिलहाल बात अरविंद केजरीवाल पर। क्या केजरीवाल की जमानत आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी उम्मीदें लेकर आई है या हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसी के लिए राहत और किसी के लिए मुसीबत लेकर आई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को सीट शेयर जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। इसकी एक वजह तो ये थी कि राहुल गांधी चाहे जितनी उदारता दिखा रहे थे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के नेता खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का आप के साथ गठबंधन हो। हुड्डा का भी ऐसा सोचना स्वाभाविक था क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में विशेष जनाधार नहीं है और उस पर से कांग्रेस को लगता है कि वो अपने दम पर बहुत आराम से चुनाव जीत जाएगी। फिर राज्य में कांग्रेस एक नया विकल्प क्यों खड़ा होने देने के बारे में सोचती। नतीजा ये हुआ कि गठबंधन नहीं हुआ। कांग्रेस जिन 5 सीटों को आपके सामने पेश कर रही थी, आम आदमी पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई। केजरीवाल की पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले ही लड़ने का फैसला किया। अब पार्टी का मनोबल काफी ऊंचा है। जिस अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को खड़ा किया वो जेल से बाहर आ चुके हैं, इसलिए केजरीवाल की जमानत को ही आम आदमी पार्टी अपनी आधी जीत मान रही है। खुद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह तिहाड़ से निकलते ही हुंकार भरी, उससे भी पार्टी को उम्मीद है कि हरियाणा का चुनाव उसके लिए अगले साल दिल्ली में होने वाले चुनाव की पूर्व पीठिका तैयार करेगा। दरअसल केजरीवाल और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में तो साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़ा था। तब ये कहा गया कि ये इनकी अपनी रणनीति है।
ये पंजाब में बीजेपी के लिए स्पेस नहीं छोड़ना चाहते। अगर यही आधार था तो दिल्ली में भी कांग्रेस और आप को अलग अलग लड़ना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी थी। जब चुनाव के नतीजे आए तो पता चल गया कि आप और कांग्रेस के गठबंधन से हुआ कुछ भी नहीं। दिल्ली की सातों सीटें बीजेपी जीत गई। वहीं हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने आपको एक सीट दी थी, लेकिन आप वहां भी कुछ नहीं कर पाई। वो सीट बीजेपी जीत गई। वो सीट थी कुरुक्षेत्र, जहां बीजेपी ने कांग्रेस से ही आए नवीन जिंदल को लड़ाया था, तो कांग्रेस ने वो सीट आपके खाते में डाल दी, जहां से सुशील कुमार गुप्ता ने चुनाव लड़ा। उस सीट पर भी बहुत अच्छी फाइट थी और जिंदल 29,000 वोटों से ही चुनाव जीत पाए। एक बार फिर हरियाणा में चुनावी कुरुक्षेत्र सज चुका है। फर्क यह है कि लोकसभा में एक साथ लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार आमने सामने है। इस बार आमने सामने की लड़ाई में केजरीवाल क्या आप में नई संजीवनी फूंक सकते हैं? बस रिकॉर्ड के लिए एक सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं कि 2019 में भी आपने हरियाणा में 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि 5 साल का फासला बहुत बड़ा होता है और 5 साल में तो सत्ता का सारा समीकरण बदल जाता है। 2008 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत पाने वाली शीला दीक्षित 2013 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट भी बचा नहीं पाई। कांग्रेस 8 सीटों पर आ गई, वो अलग से। और 1.25 साल बाद ही हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ऐसे जीरो पर अटकी कि जीरो से हीरो कांग्रेस दिल्ली में कब होगी, ये कांग्रेस के बड़े बड़े सूरमा भी नहीं बता सकते। इसलिए हरियाणा में पिछली बार शून्य पर सिमटने वाली आम आदमी पार्टी अपने नेता के जेल से बाहर आने के कारण काफी उत्साहित है। उत्साहित होना स्वाभाविक है। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक क्षमता, राजनीतिक मिट्टी को भांपने की क्षमता बहुत शानदार है। वो एक प्रखर वक्ता हैं, बल्कि कहना चाहिए कि केजरीवाल एक शानदार कम्युनिकेटर हैं। जो बात जनता तक पहुंचाना हो उसे सीधे सीधे पहुंचाने में वो सक्षम होते हैं। फिर वो मूल रूप से हरियाणा के ही निवासी हैं, इसलिए स्थानीय होने के कारण एक अपनापे का संबंध भी बन सकता है। लेकिन इस वक्त ये सवाल नहीं है कि हरियाणा में केजरीवाल कितनी जीत हासिल करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि वो किसके लिए जीत का सबब बनते हैं या किसके लिए हार का कारण बनते हैं। वैसे तो हरियाणा में मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही बताई जा रही है, लेकिन चुनाव पंचकोणीय हो चुका है। बीजेपी सत्ता में है और इसे विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा चुनौती कांग्रेस से मिल रही है। वहीं जहां INLD का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन है, वहीं जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी से गठजोड़ किया है, जबकि पांचवें दल के रूप में केजरीवाल की आप सभी सीटों पर ताल ठोक रही है। अब सवाल वही है कि केजरीवाल किसे नुकसान पहुंचाएंगे। जिस तरह देखते ही देखते हरियाणा का चुनाव पंचकोणीय हो गया है, उसमें सत्तारूढ़ बीजेपी को लगता है कि उसके लिए भविष्य का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। उसमें यह फॉर्मूला काम करने की संभावना लेकर बीजेपी चल रही होगी कि जितने ज्यादा दावेदार उतना ही ज्यादा विपक्षी वोटों का बिखराव और उतनी ही जीत की संभावना बढ़ना। लेकिन वोट का गणित इतना भी आसान नहीं होता। हो सकता है कि केजरीवाल बीजेपी का ही वोट काट लें। जाति का फैक्टर हिंदुस्तान का एक शाश्वत सत्य है। जाति को मिटाने के तमाम प्रयासों के बावजूद जाति एक कड़वी सच्चाई है। केजरीवाल बनिया समाज से आते हैं। बनिया बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। अब अगर हरियाणा के बनियों ने केजरीवाल के पक्ष में वोटिंग कर दी तो 5% वोट हरियाणा में बहुत सारे लोगों का गणित बना और बिगाड़ सकता है। अगर बनिया समाज का 5% गणित कहीं पूरी तरह से केजरीवाल के पक्ष में पलट गया तो केजरीवाल के लिए कितना फायदा होगा ये तो साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जीत की उम्मीदें और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। यानी कांग्रेस और आप जो इंडिया ब्लॉक के धड़े हैं वो अलग अलग लड़कर भी फायदे में रह सकते हैं। और अगर केजरीवाल की पार्टी 4-5 सीटें भी निकाल लेती है और किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो इनकी राजनीतिक क्षमता हरियाणा में बढ़ जाएगी। अगर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन गई तो केजरीवाल के भी 1-2 मंत्री बन सकते हैं। इससे उनकी पार्टी का विस्तार होगा और वह विस्तार भविष्य में केजरीवाल के राजनीतिक कद को और ज्यादा बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। केजरीवाल इस वक्त देश के उन राजनेताओं में शामिल हैं जिनकी सर्वाधिक चर्चा होती है। अगर विपक्षी खेमे की बात करें तो राहुल गांधी के बाद जो 2 नेता सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं उनमें एक केजरीवाल हैं और दूसरी ममता बनर्जी।
अगर विपक्ष की जगह समूची राजनीतिक बिरादरी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद जो नेता सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं उनमें योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के साथ शरद पवार और अरविंद केजरीवाल ही रहते हैं। इसलिए उनका जेल में होना भी सुर्खियों का सबब बनता है और जेल से जमानत पर बाहर आना भी। आज केजरीवाल की राजनीति दो भूमिकाओं में बटी हुई है। एक भूमिका आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी प्रमुख की है, दूसरी भूमिका दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। केजरीवाल की जेल से रिहाई आम आदमी पार्टी के मुखिया के रूप में हुई है, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में तकनीकी तौर पर देखें तो केजरीवाल अब भी जेल में ही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने जमानत देते हुए सिर्फ दो शर्तें लगाई। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल इस मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और दूसरा ये कि छूट मिलने तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई में हाजिर रहेंगे। इस आधार पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से कहा था कि ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं। सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पीएमएलए केस में 12 जुलाई को आए आदेश पर कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगाता है। इस आदेश में कहा गया है कि केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। इस कारण से वो वास्तव में किसी फाइल पर साइन करते ही नहीं है। उन्हें सिर्फ उन्हीं फाइलों पर साइन करना होता है और वो करते भी हैं जिन्हें एलजी के पास भेजना होता है। दरअसल 12 जुलाई को जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की खंडपीठ ने जो जमानत की शर्तें अपने आदेश में जोड़ी थीं, उसके मुताबिक केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में जाने की इजाजत नहीं होगी। वो किसी भी आधिकारिक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि उपराज्यपाल से अनुमति या स्वीकृति लेने के लिए ऐसा करना जरूरी हो। आबकारी नीति के केस में अपनी भूमिका को लेकर वो कोई बयान नहीं देंगे और इस तरह केस के किसी भी गवाह से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करेंगे। जाहिर है कानूनी माथापच्ची से बाहर अभी तो केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के सियासी वजूद को मजबूती देने की है और वो सवाल हरियाणा का उतना ज्यादा नहीं है। हरियाणा का चुनाव तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी वार्म अप जैसा है। केजरीवाल के लिए तो असली लड़ाई दिल्ली की होगी जो अगले साल फरवरी में होगी। 2014 और 2019 में शानदार जीत हासिल करने वाले केजरीवाल के सामने जीत की हैट्रिक की असली चुनौती है, लेकिन ये जितना आसान दिखता है उतना ही मुश्किल भी हो सकता है। दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर एक बड़ा प्रभाव एमसीडी का रहता है। एमसीडी की नाकामियां दिल्ली विधानसभा चुनावों पर असर डालती हैं। बीजेपी को लगता है कि जब तक एमसीडी का चुनाव वो जीतती रही, विधानसभा के चुनाव में उसे घाटा होता रहा। पिछले साल एमसीडी का चुनाव वो हार गई और वहां आम आदमी पार्टी जीत गई थी। अब आप दिल्ली में बदहाली के लिए बीजेपी की तरफ उंगली नहीं उठा सकती। दूसरी ओर कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह देश के स्तर पर कांग्रेस को लेकर लोगों के नजरिए में बदलाव आया है, उसका असर और छाप दिल्ली में भी दिखाई पड़ सकता है। इन सब के बीच केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। वो मुख्यमंत्री चुनाव के बाद ही बनेंगे जब दिल्ली की जनता उनको ईमानदार घोषित कर देगी, यानी बहुमत दे देगी। दरअसल केजरीवाल को पता है कि पद छोड़ने से सत्ता विरोधी माहौल को थामने में मदद मिलेगी, नहीं तो दिल्ली की जनता उनसे 10 साल के कामकाज का हिसाब मांगेगी तो कई सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा। जाहिर है कि पद छोड़ने से उपजी सहानुभूति चुनाव में काम कर सकती है। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। फिलहाल हरियाणा में लड़ते हुए भी केजरीवाल की नजर दिल्ली के तख्त पर होगी, जिससे उनकी राजनीतिक पहचान और ताकत सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।